नमस्ते गाइज, यह वीडियो मुंगेर यूनिवर्सिटी और तिलकामांझी में भागलपुर यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले बच्चों के लिए है। इसके अतिरिक्त यह वीडियो कंपटीशन वाले बच्चों के लिए भी है। इस वीडियो में हम बात करेंगे पार्ट 2 का इकोनॉमिक सब्सिडी के बारे में। तो चलिए देखते हैं। यह वीडियो मुख्य रूप से मुंगेर यूनिवर्सिटी के लिए बनाया गया है। मुंगेर यूनिवर्सिटी में जो पार्ट 2 में पढ़ते हैं और जिनका इकोनॉमिक सब्सिडी है, क्योंकि इकोनॉमिक सब्सिडी से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं और आप लोगों को पता है कि मुंगेर यूनिवर्सिटी में इस बार ऑब्जेक्टिव बेस्ड एग्जाम होने वाला है। तो इसलिए हम लोग आज इकोनॉमिक्स का लेक्चर 2 देख रहे हैं। इससे पहले लेक्चर 1 आप लोगों को अपलोड कर दिया गया, आप प्लेलिस्ट जाकर चेक कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पार्ट 2 इकोनॉमिक सब्सिडी मुंगेर यूनिवर्सिटी एंड तिलकामांझी भागलपुर यूनिवर्सिटी के लिए। मांग का नियम अन्य बातें समान रहने पर किसके बीच संबंध व्यक्त करता है? तो इसका आंसर बी बिल्कुल सही है। मांग का नियम है जो वस्तु की कीमत तथा उसकी मांग की मात्रा पर निर्भर करता है। वस्तु का जितना भी कीमत होगा अर्थात प्राइस तथा उसकी मांग की मात्रा, इसी पर जो निर्भर करता है मांग का नियम। और ये दोनों के बीच में गहरा संबंध है, वस्तु की मांग, वस्तु की कीमत तथा उसके मांग की मात्रा में। तो मांग का नियम ये जो कहता है, ये बिल्कुल इसका ऑप्शन बी बिल्कुल राइट है। मांग का वक्र ऊपर की ओर विवर्तन इस ओर संकेत करता है कि ऊंची कीमत पर कम मात्रा में मांग। आप लोग को इसके समझाता हूँ। ऐसे मैं हूँ कि जैसे कि किसी वस्तु का कीमत अत्यधिक रहेगा तो उसका मांग कम रहेगा, क्योंकि लोगों के पास खरीदने के लिए उसके पास पैसे ही नहीं रहेंगे। तो इसलिए ऊंची कीमत पर कम मात्रा में मांग होती है। और वही आप लोगों का कीमत अगर कम हो जाएगी तो मांग ज़्यादा हो जाएगा, जल्दी जल्दी बिकेगा। जैसे कि जियो सिम, जब जियो सिम फ्री था तो कितना भीड़ लगता था हर काउंटर पे, हर मोबाइल दुकान में। लोग सुबह उठ के ही नंबर लगाने लगते थे सिम लेने के लिए, फ्री में था इसलिए। जबकि उस समय एयरटेल का महंगा था, तो एयरटेल के यहाँ कोई मतलब कि कोई भीड़ नहीं रहती थी। लेकिन जियो इतना सस्ता था, फ्री में ऑफ़र मिल रहा था, तो फ्री में ज़्यादा आते हैं तो जियो का सिम सब खरीदने के लिए तैयार था। वही यहाँ पर कह रहा है कि ऊंची कीमत पर कम मात्रा में मांग होती है। मांग वक्र का ऊपर की ओर विवर्तन यही संकेत करता है कि ऊंची कीमत पर मांग कम होती है। तो अब आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और देखिए आप लोगों के लिए ये बाद में काम आएगा। नीचे वस्तु की कीमत तथा उसमें मिलने वाली उपभोक्ता की बचत के मध्य विपरीत संबंध होता है। वस्तु का जो कीमत अर्थात प्राइस होता है और उसमें मिलने वाली उपभोक्ता की बचत, जितना प्राइस होता है उसमें जो बचत उपभोक्ता, जो मतलब कि जो ये दुकानदार होते हैं उनका जो बचत होता है उनके मध्य विपरीत संबंध होता है, ये कहना चाह रहा है। और इसको आपको आगे काम आएगा। अब देखते हैं उपभोक्ता की बचत की धारणा का संबंध किससे है? तो उपभोक्ता की बचत की धारणा जो है उपभोक्ता द्वारा खरीद से अतिरिक्त संतुष्टि। जितना वो खरीदेगा, अगर उससे उसको जब तक लाभ नहीं मिलेगा, 2 रुपया का चीज़ को वो 3 रुपया 4 रुपया, जब तक वो लाभ नहीं कमाएगा तब तक वो संतुष्ट नहीं होगा। तो वही इसमें कह रहा है उपभोक्ता द्वारा खरीद से अतिरिक्त संतुष्टि। उपभोक्ता की बचत का धारणा का संबंध किससे है? तो उपभोक्ता द्वारा खरीद से अतिरिक्त संतुष्टि का। अगर कीमत ज़्यादा बढ़ जाएगा तो उसको बचत कम होगा। आप लोगों को पता ही है कि अगर वस्तु का मूल्य ज़्यादा कर देते हैं तो उसका बचत कम होता है, क्योंकि कस्टमर बहुत कम आते हैं तो बचत कम होता है। वही कीमत बढ़ा तो बचत कम। उत्पादन में वृद्धि के साथ कौन सी लागत निरंतर बढ़ती है? तो उत्पादन में वृद्धि के साथ परिवर्तनशील लागत बढ़ती है। उत्पादन में जैसे जैसे वृद्धि करेंगे, उत्पादन जैसे कि पहले हम 1 कट्ठा में गेहूँ उगाते थे, अब 2 कट्ठा में उगाने लगे, तो उत्पादन में वृद्धि हुआ। उत्पादन में वृद्धि के साथ निरंतर बढ़ती रहती है, तो परिवर्तनशील लागत, परिवर्तन हो रहा है। तो इस तरह से ये ठेठी भाषा में मैं आपको समझा रहा हूँ इकोनॉमिक्स की दृष्टि से। ये इसलिए समझा रहा हूँ ताकि आप लोग का ऑब्जेक्टिव बेस्ड एग्जाम हो, यानी कि अच्छे से क्लियर हो जाए। और सब्जेक्टिव बेस्ड में एकदम जब होता तो आप लोगों को एकदम डिटेल में समझाया जाता। तो उत्पादन में वृद्धि के साथ कौन सी लागत निरंतर बढ़ती है? तो परिवर्तनशील लागत। इनमें से कौन सा उत्पादन का साधन नहीं है? तो धन उत्पादन का साधन नहीं है। इसके लिए क्या क्या चाहिए? तो भूमि, पूंजी, श्रम, ये तीनों चाहिए उत्पादन के साधन के लिए। कोई भी चीज़ का हम फैक्ट्री लगाना चाहते हैं तो क्या चाहिए? सबसे पहले भूमि चाहिए, उसके बाद क्या चाहिए? श्रम चाहिए, मजदूर वहाँ पर काम करने के लिए। उसके बाद क्या चाहिए? पूंजी। पूंजी रहेगा तभी तो हम इन्वेस्ट करेंगे, मजदूर को खाना पीना और जो सामान फैक्ट्री का लाना रहेगा। इसलिए धन को पूंजी के अंतर्गत नहीं आ गया, लेकिन धन की साधन नहीं है। धन एक साधन नहीं है, पूंजी है। बस पूंजी से ही सारा चीज़ हो जाता है। तो इनमें से कौन सा उत्पादन का साधन नहीं है? तो धन साधन नहीं है, भूमि, श्रम और पूंजी साधन है। सीमांत उत्पादकता सिद्धांत दर्शाता है तो उत्पत्ति के साधन की एक अतिरिक्त इकाई द्वारा कुल उत्पादन में की गई वृद्धि को सीमांत उत्पादकता कहते हैं। ये समझिए एक तरह से इसका परिभाषा ही हो गया। उत्पत्ति के साधन की एक अतिरिक्त इकाई द्वारा
कुल उत्पादन में की गई वृद्धि। अतिरिक्त इकाई के द्वारा, देख लीजिए, अतिरिक्त इकाई के द्वारा उत्पादन में की गई वृद्धि, उत्पादन जो करते हैं उसमें की गई वृद्धि को सीमांत उत्पादकता कहते हैं। अगर आप लोग ऑनर्स लेते हैं तो आप लोगों को अच्छे से समझाया जाता, लेकिन आप लोगों का सब्सिडी है, बस ऐसे हल्का हल्का अभी एग्ज़ाम जल्दी निकालना और वीडियो लंबा ना हो जाए, इसलिए जल्दी जल्दी आप लोगों को समझा के निकाल रहा हूँ। अल्पकाल में एकाधिकार के लिए सही क्या है? तो अल्पकाल के लिए एकाधिकार के लिए उसे हानि हो सकती है, क्योंकि कम समय के लिए हम कुछ बिजनेस शुरू करते हैं तो उसमें जो है रिस्क बहुत ज़्यादा होता है, तो उसमें हानि होने का चांस बहुत ज़्यादा होता है। देखिए इस लाइन पर आप गौर करिएगा, हानि हो सकती है, ये ज़रूरी नहीं है कि हानि होगी, हानि हो सकती है। लाभ होने का तो पूरा चांस रहता है, लेकिन कम चांस होता है कि हानि हो सकती है। अकेली समान कीमत किस बाजार की विशेषता है? तो इसका आंसर आप लोगों का गलत दिया गया था, आप लोगों को सही करके दिया गया एकाधिकार। अकेली समान किस कीमत का बाजार है? बाजार में बहुत सारे सामान उपलब्ध है, सॉरी बाजार में बहुत, हाँ ये भी सही है, बाजार में बहुत सारे सामान उपलब्ध है लेकिन उसका मालिक एक ही है। और जैसे कि मान लीजिए सिम जो है, मान लीजिए शुरू में एयरटेल था, सिर्फ एयरटेल था, ना जियो था, ना वोडा था, ना आइडिया था, ना कुछ था। तो जब सिम एयरटेल था तो कोई भी आदमी जो क्या करेंगे, एयरटेल कितना भी दाम रखे तो उसे खरीदना ही पड़ेगा। और फिर जब मार्केट में जियो आया तो उस BSNL आया, टाटा डोकोमो आया, रिलायंस आया, इस तरह करके जब आया तो फिर धीरे धीरे एयरटेल का वैल्यू गिरना शुरू हो गया। तो जब एक अकेली समान कीमत, बाजार की क्या विशेषता, एकाधिकार वो कर लेता है अगर एक ही वस्तु रहेगा, जब तक उसके कंपटीशन में नहीं आएगा। और वही अगर सब चीज़ यानी कि और ज़्यादा उसमें आ जाएंगे इन्वेस्टर उस उत्पादन के, तो उसे पूर्ण प्रतियोगिता कहेंगे तब, क्योंकि प्रतियोगिता अधिक हो जाएगी तो लोगों को फ़ायदा करने के लिए फिर दाम वो कम करेंगे, तो उसे पूर्ण प्रतियोगिता कहेंगे। लेकिन यहाँ पर कह रहा है आप लोगों का अकेली समान कीमत किस बाजार की विशेषता है, तो एकाधिकार का। यह आवश्यक है कि अल्पकाल में कोई फर्म, तो अल्पकाल में कोई फर्म सामान्य लाभ कमाता है, आप लोगों को मैंने ऊपर भी बता दिया, उसे हानि हो सकती है। तो हानि हो सकती है तो ये जरूरी नहीं है कि वो अधिक ही लाभ कमाए, लेकिन सामान्य लाभ जरूर कमाता है। अल्पकाल में कोई फर्म सामान्य लाभ कमाता है। दीर्घकालीन करने के लिए पहले से वो सोच के रखेगा हमें बढ़िया रंग का वो खरीदना है, क्या कहता है, फैक्ट्री के लिए मशीन खरीदना है, इस तरह करके, तो तब वो दीर्घकालीन के लिए अच्छे से तैयारी करेगा, तब उसे ज़्यादा लाभ होगा, जल्दी उसका सामान ख़राब नहीं होगा। लेकिन अल्पकाल के लिए वो छोटा मोटा भी है, चलो इसी से काम चला लेते हैं, पुराना ही है इसी से काम चला लेते हैं, नया लेने की क्या ज़रूरत है, तो सामान्य लाभ कमाता है इसी कारण। इनमें से कौन भारत का केंद्रीय बैंक है? तो इसका आंसर बिल्कुल गलत दिया गया था और इसका डिस्कशन मैंने आपको पिछले वीडियो में कर दिया है। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया केंद्रीय बैंक है और जिसका स्थापना हुआ था 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को। आप चलिए ट्रू फॉल्स करते हैं, आपसे ट्रू फॉल्स ही होगा आगे का सारा क्वेश्चन, और फिर आगे जब बात करेंगे इस गेस्ट पेपर के आगे तो फिर देखते हैं क्या होता है। व्यष्टि एवं समष्टि अर्थशास्त्र एक दूसरे के पूरक है? तो बिल्कुल सही है, व्यष्टि एवं समष्टि अर्थशास्त्र एक दूसरे के पूरक है, ये इसका रूल ही है। तटस्था वक्र रेखाएं एक दूसरे को निश्चित रूप से काटती है? बिल्कुल गलत है, तटस्था वक्र की रेखा एक दूसरे को निश्चित रूप से नहीं काटती है। तटस्था वक्र की रेखा कैसी होती है? तो तटस्था वक्र की रेखा यू आकार की होती है। किस प्रकार होती है? यू आकार की। मान लीजिए ये ग्राफ हो गया तटस्था वक्र का, तो इसका ग्राफ जो है ना, कहाँ चला गया, इसका ग्राफ जो है ये इस प्रकार का होगा, अर्थात यू आकार का हो जाता है। यहाँ पर मैं लिखना भूल गया, यू आकार। तटस्था वक्र की रेखा एक दूसरे को निश्चित रूप से काटती नहीं है, और कैसी आकृति होती है इसकी? यू आकार की, ये लिखना मैंने भूल गया। पूर्ण प्रतियोगिता में रहता है? तो आप लोग को मैंने पहले ही बोल दिया था कि वीडियो देखना बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बार आप वीडियो जरूर देखें, क्योंकि कुछ बातें मैं लिखना ही भूल जाता हूँ। अभी जैसे अचानक से याद आया, तो वीडियो में आप लोग को बहुत फायदा करेगा, और इससे फिक्स है कि आप लोगों का क्वेश्चन आएगा तटस्था वक्र से, और इसकी रेखा यू आकार की होती है, इस पर भी आप ध्यान दें, ये भी आप लोगों के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। पूर्ण प्रतियोगिता में रहता है AR = MR? तो बिल्कुल ट्रू है, ये सही है। आप लोग अभी इसको बस याद कर ले, इसको समझाने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, और इसका पूरा डिटेल दिया गया है 2 पन्ना का, उसे समझाना थोड़ा मुश्किल है, तो इसलिए आप सीधा याद रखिए। पूर्ण प्रतियोगिता में रहता है AR = MR? तो बिल्कुल राइट है इसका आंसर। कुल उपयोगिता शून्य होती है जब सीमांत उपयोगिता अधिकतम होती है? तो बिल्कुल गलत है, ये जो है ना उल्टा होता है, जब सीमांत उपयोगिता कम होती है तो कुल उपयोगिता शून्य होती है। ओके, मतलब समझे, ये आप लोगों का उल्टा दिया है। क्या? जब सीमांत उपयोगिता शून्य होती है, क्या? जब सीमांत उपयोगिता शून्य होती है तो कुल उपयोगिता अधिकतम होती है, ये ऐसा होता
तो फिर ये ट्रू होता है, लेकिन ये उल्टा दिया गया कि कुल उपयोगिता शून्य होती है जब सीमांत उपयोगिता अधिकतम होती है, तो ये गलत आंसर है। मतलब ये जो फॉल्स यहाँ दिया गया ये सही है। तो आप अगर आपको लग रहा है कि मैं बहुत तेज़ी से बता रहा हूँ तो आप लोग जो है इसका स्पीड को कम कर सकते हैं। यूट्यूब में फीचर आता है जो नॉर्मल लिखा होगा, 3 डॉट यहाँ पर चिन्ह बना रहता है यूट्यूब पर, आप वहाँ पर क्लिक करके इसके स्पीड को नॉर्मल से 0.25 कर सकते हैं, जिससे आपको आराम से समझने में दिक्कत ना हो। अगर मेरी आवाज़ लग रही है कि मैं तेज़ी बता रहा हूँ, वीडियो लंबा ना हो जाए इसलिए जल्दी जल्दी बताना पड़ता है। अब आगे देखते हैं। एकाधिकार हमेशा लाभ कमाता है, तो ये गलत है। आप लोगों को पहले ही बता दिया, एकाधिकार हमेशा लाभ नहीं कमाता है, उसे हानि भी हो सकती है क्योंकि कम समय के लिए लगाता है एकाधिकार के लिए। तो एकाधिकार हमेशा लाभ कमाता है, तो गलत। सकल राष्ट्रीय उत्पाद राष्ट्रीय आय एवं शुद्ध अप्रत्यक्ष करों के योग के बराबर होता है, तो बिल्कुल सही है। सकल राष्ट्रीय उत्पाद जो है राष्ट्रीय आय एवं शुद्ध अप्रत्यक्ष करों के योग के बराबर होता है। ये जो है एक तरह के समझिए फॉर्मूला हो गया। मुद्रास्फीति वह अव्यवस्था है जब मुद्रा की पूर्ति वस्तुओं एवं सेवाओं के बीच, तो क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, मुद्रास्फीति वह अवस्था है जब मुद्रा की पूर्ति वस्तुओं एवं सेवाओं की पूर्ति की अपेक्षा अधिक तेजी से बढ़ती है, तो बिल्कुल राइट है। यह दिया हुआ है। मुद्रास्फीति की परिभाषा आप लोगों को पिछले क्लास में बताया था, लेक्चर 1 में, आप लोग जाके वो देख सकते हैं। जब मुद्रा की पूर्ति वस्तु एवं सेवाओं की पूर्ति की अपेक्षा अधिक तेजी से बढ़ती है, तो बिल्कुल राइट है। और इसमें जो है ना कृषक वर्ग को फायदा होता है। किसे फायदा होता है? मुद्रास्फीति से कृषक वर्ग को फायदा होता है। क्यों? क्योंकि यह जो उन्हें उत्पादन की कीमत अधिक करता है। जो उत्पादन की कीमत अधिक करेगा उसे लाभ होगा। तो उत्पादन करता कौन है? आखिरकार कृषक वर्ग करता है। तो मुद्रास्फीति से किसको फायदा होता है? कृषक वर्ग को फायदा होता है। और सब मध्यम वर्ग और जो अमीर घराने के रहते हैं उसको मुद्रास्फीति से फायदा बिल्कुल भी नहीं होता है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28। भारत का केंद्रीय बैंक स्टेट बैंक है, तो इसका आंसर बिल्कुल गलत है। आप लोगों को पिछली बार भी बताया था, इसका जो है आंसर होगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, और इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को हुई थी। क्वेश्चन नंबर 29। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय जेनेवा में है, तो ये गलत है। अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय का केंद्र जो वो जेनेवा में नहीं है, वो कहाँ है? WDC अर्थात वाशिंगटन DC। ये वर्ल्ड डांस चैंपियनशिप वाला नहीं है, हैप्पी न्यू ईयर का मूवी का, ये है WDC अर्थात वाशिंगटन DC। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहाँ है? फिर से बोलिए जल्दी से। वाशिंगटन DC। केन्स के अनुसार रोजगार प्रभावकारी मांग पर निर्भर करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ट्रू। केन्स का रोजगार प्रभावकारी जो मांग है ये इसी पर निर्भर ही करता है। केन्स के अनुसार रोजगार प्रभावकारी मांग पर निर्भर करता है, तो बिल्कुल राइट आंसर। तो इस तरह से आज हम लोगों ने 30 क्वेश्चन किया, और इसका PDF जो है आपको मिल जाएगा 7 अप्रैल 2022। 7 अप्रैल 2022 आप टेलीग्राम चैनल पर डिस्क्रिप्शन में जाकर जुड़ जाए, वहाँ पर आपको 7 अप्रैल 2022 के PDF में इसका आपको पूरा PDF मिल जाएगा 30 तक। आज हम लोगों ने 30 क्वेश्चन किया है, और कल हम लोग फिर 30 क्वेश्चन करेंगे। पहला दिन हमने 10 किया, फिर 20 किया, फिर 30 किया, इस तरह करके 50 क्वेश्चन करेंगे, और फिर पर डे फिर देखेंगे आगे क्या होता है, अपने टारगेट को अचीव करेंगे। तो इस आप टेलीग्राम चैनल अवश्य ज्वाइन करें, क्योंकि हर अपडेट सबसे पहले आपको टेलीग्राम चैनल पर दी जाती है। तो टेलीग्राम चैनल पर अवश्य ज्वाइन करें, और आप लोग अपने फ्रेंड में भी शेयर करें, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को पता नहीं है कि ऑनलाइन तैयारी करवाई जा रही है। तो आप लोग अपने फ्रेंड को ज़रूर शेयर करें यह वीडियो को, उन लोगों को भी फ़ायदा हो जाए, क्योंकि इकोनॉमिक्स बहुत सारे बच्चे लेते हैं लेकिन किस प्रकार पढ़ना उन्हें पता नहीं है। तो ऑब्जेक्टिव बेस्ड की तैयारी तो वो कर ही सकते हैं ऑनलाइन, तो उन्हें आप शेयर जरूर करें। और आप लोग को बता दूं, अगर आप लोग डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल पर नहीं जुड़ पा रहे हैं तो आप टेलीग्राम चैनल पर जाएं और सर्च करें KSRM फैमिली। आप KSRM फैमिली सर्च करेंगे, कम से कम 2.9 के प्लस सब्सक्राइबर है। आप जब सर्च कर रहे होंगे कहीं ज़्यादा ही हो जाए, तो इस जो आपको ग्रुप मिलेगा यूनिवर्सिटी न्यूज़ KSRM फैमिली वाला है, तो आपको उससे जुड़ जाना है। तो इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव एजुकेशनल वीडियो पाने के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और भी सब्जेक्ट का वीडियो अपलोड किए गए हैं, आप उसे ज़रूर जाके प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। थैंक यू।